तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग जो हैं प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला रूल जो पढ़ा वो पढ़ा लिटरल इंटरप्रिटेशन। जो दूसरा रूल पढ़ा वो पढ़ा हम लोगों ने रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, फिर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हेडन्स रूल या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के नाम से भी उसे जाना जाता है। पांचवा जो हमारा रूल बैठेगा वो बैठेगा एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का। नाम एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है, इसे कॉमन सेंस रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ विरोधाभास बातें हम लोग देखने को जो है अभी देखेंगे, कुछ विरोधाभास बातें इसमें। जैसे यहां पर लिखा है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन स्टैंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट which defeat the real objective of the statute and make no sense. And it also stands for the construction of words and, or, may, shall and must. रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शंस में हम देखेंगे कभी कभी हमें कुछ शब्दों को इग्नोर कर कर स्टैट्यूट को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यदि उन शब्दों को भी मीनिंग देंगे तो ऑब्जेक्ट जो स्टैट्यूट का है वो फेल हो जाएगा। वैसे नियम तो ये कहता है कि लॉ मेकर ने अपने शब्द वेस्ट नहीं किए होंगे, पर यदि कोई वर्ड ऐसा है जो आज हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो उसे यूज करने से रियल ऑब्जेक्ट खराब हो रहा है पूरे लॉ का, तो फिर ऐसे केस में हमें उसे इग्नोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज उससे कोई सेंस नहीं निकलेगी। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में कुछ शब्दों को भी एक्सप्लेन किया है, उनके सही और विरोधाभास शब्दों की तरह कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है वो भी समझा है। जैसे वर्ड है एंड, और, मे, शेल, मस्ट। यहां जो हम रूल पढ़ रहे हैं एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का रूल, इसे हम कॉमन सेंस रूल के नाम से भी जानते हैं। हालांकि जनरल रूल तो है ही कि फुल इफेक्ट हर शब्द को देना चाहिए। यदि कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं निकल रहा किसी वर्ड या फ्रेज से, या फिर रियल ऑब्जेक्ट ही डिफीट हो रहा है पूरे इनेक्टमेंट का, तो फिर तो हमें उसे एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। जो वर्ड होता है किसी स्टैट्यूट में, उसे इस तरह से समझा जाना चाहिए कि उसका सेंसिबल मीनिंग निकले। यदि निकल सकता है तो ही तो ऐसे केस में हमें उसे कंस्ट्रू करना चाहिए, क्योंकि नियम तो ये मैक्सिम तो कहता है एट्रस मैगिस वैलिएट क्वाम पीरिएट, मतलब इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू मेड अ वर्ड। यानी कि यदि किसी चीज को डालने से उसका प्रभाव वॉइड हो रहा है तो इससे बेहतर है कि हम उसका कोई प्रभाव ले ही ना। इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू मेड वॉइड। या तो उसका प्रभाव हो, नहीं तो वो वॉइड हो जाए। तो ऐसी चीज को कंसिडर करने से जिससे सब कुछ ही वॉइड हो जाता हो, बेहतर है कि उसका निल इफेक्ट ले लिया जाए। अब बात आती है, शब्द होते हैं कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव। कंजंक्टिव जो चीजों को जोड़े, डिसजंक्टिव जो दो अलग अलग करके दिखाए। तो यहां दो वर्ड ऐसे ही हैं, एक वर्ड होता है और, एक वर्ड होता है एंड। जब दो शब्दों के बीच में, दो लाइनों के बीच में, दो शर्तों के बीच में और लगा होता है तो हम उसे डिसजंक्टिव मानते हैं, और जब दो शब्दों के बीच में, दो प्रोविजंस के बीच में एंड लगा होता है तो हम उसे कंजंक्टिव मानते हैं। यानी कि यदि लिखा है दो चीजों के बीच में और, तो एक की भी सफिशिएंट कंप्लायंस सफिशिएंट मानी जाती है, लेकिन यदि दो चीजों के बीच में एंड लिखा है तो फिर तो हमें उन्हें दोनों को ही प्रभाव देना होता है। यहां पर लिखा है हाउएवर एट टाइम्स दे आर रीड एज वाइस वर्सा, लेकिन कभी कभी खास बात क्या है कि हम एंड को और की तरह और को एंड की तरह पढ़ते हैं। तभी तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो और को और एंड को और की तरह पढ़ा जाता है, लेकिन कभी कभी लॉ को सही मीनिंग देने के लिए हमें और को एंड और एंड को और की तरह पढ़ना पड़ जाता है। This would be so when the literal reading of the word produces unintelligible and absurd result. ऐसा हमें तब करना पड़ता है यदि एंड को एंड या और को और की तरह पढ़ने से अनइंटेलिजिबल और एब्सर्ड रिजल्ट निकल रहा हो। ऐसे केस में एंड को रीड कर सकते हैं और की तरह, और को रीड कर सकते हैं एंड की तरह। जैसे एक एग्जांपल है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1920।
सेक्शन 7 जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1920 का है उसमें लिखा है एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर द प्रिंसिपल एक्ट और दिस एक्ट or solicits or incites or endeavors to persuade another person to commit an offense or aids or abets and does not act predatory to the commission of an offense. Here the word and in the bold is to be treated as or. Reading and as and will result in unintelligible and absurd sense and against the clear intention of the legislature. यहां पर जो एंड शब्द है यदि मैं इसे कंजंक्टिव रूप में पढ़ूंगा तो ऐसे केस में प्रयास करना, साजिश करना और उस प्रयास या साजिश को असली में यदि करा तो ऐसे केस में जो ऑफेंस है वो माना जाएगा कि हुआ और सजा मिलेगी। यदि मैं एंड को एंड की तरह पढ़ूं तो दोनों चीजें पूरी होंगी तो ही ऐसे केस में यदि हम यहां एंड को एंड की तरह पढ़ें तो दोनों चीजें पूरी होंगी तो ही ऐसे केस में कमीशन ऑफ क्राइम माना जाएगा। जबकि देखा जाए तो ऐसे केस में ये जरूरी नहीं है कि कमिट भी किया हो, मात्र साजिश करना, किसी को उकसाना, साजिश करना, उकसाना, क्राइम कमिट करने की तैयारी करना भी तो अपने आप में एक ऑफेंस ही है, इसीलिए वो भी पनिशेबल होना चाहिए। लेकिन यदि मैं एंड को और पढ़ूंगा तो ही ऐसा हो सकता है, दिस और दिस, क्योंकि यदि बीच में एंड को हम कंजंक्टिव रूप में पढ़ेंगे तो तैयारी करी, उकसाया और गुनाह कराया भी, तो ही ऐसे केस में यहां पर सजा मिल पाएगी। जबकि सजा तो तब भी मिलनी चाहिए यदि हम किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और या फिर गुनाह करने के लिए किसी को उकसा रहे हैं, चाहे बाद में गुनाह ना हो तब भी है तो ये सजा योग्य काम ही। इसीलिए यहां एंड को हम और की तरह पढ़ेंगे। दोबारा रीड करें इसे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1920 में सेक्शन 7 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि प्रयास करता है कमिट करने के लिए कोई भी ऑफेंस प्रिंसिपल एक्ट इस एक्ट के तहत, या फिर किसी व्यक्ति को सॉलिसिट या इंसाइट करता है या प्रयास करता है किसी को परसुएट करने के लिए कि वो कमिट कर दे ऑफेंस, या हेल्प करता है, तथा प्रिपरेटरी एक्ट भी करता है कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए, तो यहां पर वर्ड एंड जो बोल्ड लेटर्स में है उसे हमें और की तरह रीड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां एंड को एंड की तरह यदि हम पढ़ेंगे तो अनइंटेंजिबल और एब्सर्ड रिजल्ट निकलेगा। इसी तरह से मे और शेल की बात आती है। ये एस्पेक्ट डिस्कस करने से पहले ये सही रहेगा नोट डाउन करना कि जो टर्म्स हैं हमें उन्हें ये समझना हो कि दो नेचर के होते हैं। एक होते हैं मैंडेटरी यानी कि जिन्हें कंपलसरीली फॉलो करना होता है, और एक होते हैं डायरेक्टरी जिन्हें इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना पड़ता। उनका यदि हम अच्छा खासा पार्ट भी यदि परफॉर्म करते हैं तो ऐसे केस में सफिशिएंट कंप्लायंस मानी जाती है। यानी कि मैंडेटरी एक तरह से कंपलसरी, डायरेक्टरी एक तरह से उतना कंपलसरी नहीं। इसीलिए इन्होंने कहा कि मे और मस्ट एंड शेल का प्रभाव समझने से पहले हमें दो फोर्सेस की बात करनी होगी, एक मैंडेटरी, डायरेक्टरी। प्रैक्टिकली देखें तो डिस्टिंक्शन जो प्रोविजंस के बीच में है मैंडेटरी और डायरेक्टरी के बीच में वो ये है कि जब कोई प्रोविजन मैंडेटरी होता है तो उसे स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व या फॉलो किया जाना चाहिए। हालांकि जब एक प्रोविजन डायरेक्टरी होता है तो ऐसे केस में उसकी सब्सटेंशियल कंप्लायंस भी सफिशिएंट है, उसे जो का त्यों यदि ना भी फॉलो किया जाए तब भी चलेगा। यहां पे कहा गया है यदि कोई प्रोविजन है और वो आपको एक पावर देता है पर पावर के साथ आपकी ड्यूटी भी जुड़ी हुई है तो वो मैंडेटरी नेचर का है। ऐसे केस में वो मैंडेटरी है या नहीं है वैसे इस बात पर डिपेंड करता है कि पावर का नेचर क्या है, एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए पावर दी है वो कौन है। तो इफ द प्रोविजन गिव्स पावर coupled with duty it is mandatory, whether it is or is not
would depend upon the circumstance. फिर दो शब्दों की बात करी, एक मे एक शेल। जो यूज है वर्ड मे का किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, वो अपने आप में मात्र इस वजह से कि मे लिखा है प्रोविजन को डायरेक्टली नहीं बना देता। कुछ केसेस में लेजिस्लेचर मे शब्द यूज करता है, लेकिन मे शब्द वहां केवल कर्टसी के लिए इस्तेमाल होता है, फोर्स तो उसकी मैंडेटरी होती है। कभी कभी हम रेस्पेक्ट की वजह से मे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आपने अपने ऑफिस में एक पानी पिलाने वाले को रखा जो कि आपकी उम्र में बड़ा है, तो आप मेहमान के आने पर यही तो कहेंगे कि भैया पानी पिला देंगे क्या। आपने यदि उनसे कहा भैया पानी पिला देंगे क्या, का मतलब ये नहीं है कि वो मना कर देंगे। ये एक तरह का ऑर्डर है, पर कर्टसी के चलते, रेस्पेक्ट के चलते आपने मे शब्द का इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह लॉ भी कभी कभी प्योर कन्वेंशनल कर्टसी के चलते मे शब्द का इस्तेमाल करता है, हालांकि इंटेंशन मैंडेटरी होती है। इसीलिए वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए हमें और फैक्टर्स पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि समझ में आ जाए कि मे को मे पढ़ूं कि मे को शैल पढ़ूं। जहां पर वर्ड मे में लेकिन डिस्क्रिशन है और साथ में आपकी कोई ड्यूटी भी है, जहां पर आपको कोई पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है जनरल क्लास ऑफ सब्जेक्ट्स को, या कोई रेमेडी मिलती है और मिसचीफ सप्रेस होती है, जहां पर वर्ड को डायरेक्टरी सिग्निफिकेंस देकर डिफीट होता है एक्ट का ऑब्जेक्ट, तो फिर मे को तो मैंडेटरी फोर्स यानी कि शेल की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि एक्ट का उद्देश्य यदि डिफीट हो रहा है एक शब्द को लिटरली इंटरप्रेट करने से, तो हमें ऐसे केस में उसे उससे अलग बढ़कर इंटरप्रेट कर लेना चाहिए। वर्ड में वैसे शैल या मस्ट की तरह इस्तेमाल होता है तब जब जो काम किया जाना है वो ड्यूटी है उस व्यक्ति की जिसके रेस्पेक्ट में वो वर्ड लिखा है। यानी कि यदि वर्ड मे लिखा है पर आपकी ड्यूटी है, तो फिर मे को शैल की तरह पढ़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो यूज है वर्ड शैल का, वो अपने आप में प्रोविजन को मैंडेटरी नहीं बनाता, उसे हमें सही संबंध में समझना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट के खिलाफ यदि वर्ड शैल का इस्तेमाल हुआ है किसी स्टैट्यूट में, तो ऐसे केस में हम उसे मे की तरह पढ़ सकते हैं, जब तक कि लॉ की इंटेंशन अलग ना हो। इसीलिए जो प्रोविजन होते हैं क्रिमिनल स्टैट्यूट में, जहां ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड लिखा रहता है ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन स्टैट्यूट, नॉट नेसेसरली टू बी टेकन अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन अंडर द प्रोविजन रादर देन अंडर सम अदर एप्लीकेबल स्टैट्यूट। Therefore, generally speaking, the statute uses the word shall. Prima facie is mandatory, but it's sometimes not so interpreted in the context or intention of legislature otherwise demand. Thus, under the certain circumstances, expression shall to be constituted as may. वो कहते हैं कि कभी कभी जनरली देखें तो कोई स्टैट्यूट यूज वर्ड करता है shall. प्राइमा फैसा देखने में तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा इंटरप्रेट नहीं करते यदि हम किसी संदर्भ में देख रहे हो या लॉ की डिमांड शैल होने के बावजूद भी मे को तरह यूज होने की है। ऐसे सर्कमस्टांस में जो एक्सप्रेशन है शैल को आप मे की तरह पढ़ेंगे। रियल इंटेंशन जानने के लिए लेजिस्लेचर की कोर्ट बहुत सारी बातों पर ध्यान देता है, जैसे कि स्टैट्यूट का नेचर डिजाइन क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा यदि हम इसे शैल को शैल की तरह पढ़ें या शैल को मे की तरह पढ़ें, तो कॉन्सिक्वेंस भी देखा जाता है। इंपैक्ट क्या है अदर प्रोविजंस का, जिन्हें रिसोर्ट कर हम कंप्लाई विद कर सकते हैं प्रोविजंस ऑफ क्वेश्चंस। इंपैक्ट क्या होगा अदर प्रोविजंस का, जिन्हें रिसोर्ट टू करके नेसेसिटी ऑफ कंप्लाइंग विद प्रोविजंस इन क्वेश्चन कैन बी अवॉइडेड। Whether or not statute provides any penalty for the provisions in the question is not complied with. क्या स्टैट्यूट में कोई पेनल्टी भी दे रखी है कि यदि आपने ये प्रोवाइड नहीं किया तो फिर ऐसे केस में पेनल्टी लगेगी? यदि ऐसा है तो फिर तो मैंडेटरी है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो मैंडेटरी नहीं है, चाहे भले ही वर्ड शैल की तरह क्यों ना इस्तेमाल हुआ हो। यदि प्रोविजन कंप्लाई विद नहीं किया जाता तो इफेक्ट बहुत ही हल्का होगा, ट्रिवियल, सीरियस नहीं होगा, तो भी ऐसे केस में हम उसे शैल को मे की तरह ही पढ़ेंगे। लेकिन यदि इफेक्ट पर्पस डिफीट हो जाता हो शैल को मे की तरह पढ़ने से, तो फिर हम शैल को शैल की तरह ही पढ़ेंगे।